नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज से एक साल पहले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी तीसरे कार्यकाल का पहला साल जो है वो पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का, या कह सकते हैं कि ये पहली वर्षगांठ है तीसरे कार्यकाल का। लेकिन मोदी इस समय 11 सालों पर जोर दे रहे हैं। उन्हें 11 साल तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शासन करने का मौका मिला है, तो वो इसे खास उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें देश से ज्यादा अपनी बात करते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। यही रवैया बीजेपी का भी है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मोदी खुद नमो ऐप के जरिए जनमन सर्वे करने की बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कर चुके हैं। इधर बीजेपी आतंकवाद से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, फिर किसान आंदोलन, छात्रों की नाराजगी, रेल दुर्घटनाएं जैसी तमाम नाकामियों को नजरअंदाज कर केवल विकास की सुनहरी तस्वीर सामने रख रही है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी शासन की सच्चाई को जनता के बीच ला रही है, रख रही है। इस बार मोर्चा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही संभाल लिया है। राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट लिखकर 11 सालों की सेवा पर सवाल उठाए हैं। 11 साल की आपकी सेवा और उसमें आपने किया क्या? आइए जरा उस पोस्ट को देखते हैं, राहुल गांधी के पोस्ट को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही है, दर्दनाक खबर में दिखती है। मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। आज सुबह सुबह की घटना है दोस्तों, ये 5 लोगों की जान चली गई। लोकल में इतनी भीड़ थी कि गिर गए रेलवे ट्रैक पर और उनकी जान चली गई। भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अर्थव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल बराबर न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा? मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल ने मुंबई लोकल ट्रेन में भारी भीड़ के कारण हुए एक्सीडेंट पर दुख जताया है और इसे लेकर मोदी सरकार के सामने देश की हकीकत भी बयां की है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ी सी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्ट को देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमजोर हुए। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की न थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी आरएसएस ने देश के जीडीपी विकास दर को 5-6% की आदत डाल दी, जो यूपीए के दौरान 8% औसतन हुआ करता था। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। महंगाई से जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम और आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे अधिक कर दी। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटीज सब फेल हुए। रेलवे का बंटाधार किया। केवल कांग्रेस यूपीए के बनाए गए इंफ्रा के फीते काटे। पिछले 11 वर्ष मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं। ये लंबा चौड़ा पोस्ट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, इसलिए पूरे के पूरे जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये पोस्ट है।
अपनी इस पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम पहलुओं को समेट कर बता दिया है कि बीजेपी आखिर सत्ता में रहना क्यों चाहती है, किस तरह वो संविधान को खत्म करना चाहती है। इसका जिक्र आखिरी लाइन में आ गया है कि हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हालांकि गंवाए शब्द का इस्तेमाल कर खड़गे ने बता दिया है कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं। उधर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में अब इलेक्शन कमीशन पर नया सवाल दागा है। राहुल गांधी का जो वो ट्वीट है, उस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट सौंप दी। ईसी ये इलेक्शन कमीशन का पहला अच्छा कदम है। क्या चुनाव आयोग कृपया ये बता सकता है कि यह डाटा डिजिटल मशीन पठनीय प्रारूप में कब तक सौंप दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल और उसको पढ़ने योग्य जो होगा उस प्रारूप में कब सौंपा जाएगा, क्या यह बताया जा सकता है। दरअसल एक इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक अखबार की कतरन को उन्होंने साझा किया है, ये द इकोनॉमिक टाइम्स का। ईसी टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल्स सिंस 2009 ऑन कांग्रेस प्ली, ये है। और यहाँ पर एक मज़ेदार तथ्य ये है दोस्तों कि ये जितनी खबरें इलेक्शन कमीशन के हवाले से आ रही हैं वो या तो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं या मनगढ़ंत आ रही हैं, या क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग चूंकि मीडिया के लोग हैं तो हम जानते हैं कि कैसे कई बार खबरें बनाई जाती हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन के जरिए, इलेक्शन कमीशन के लेटर हेड पे उनके किसी आधिकारिक हैंडल से, किसी अधिकारी के सिग्नेचर से अभी तक कुछ नहीं आया जब से राहुल गांधी ने अपना आलेख कुछ अखबारों में छपवाया है। तो इसीलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बाकायदा आप हमें डिजिटल फॉर्मेट में डेटा दीजिए जो हमने कोर्ट के जरिए आपसे मांगा है। आपने कोर्ट में भी कहा है कि हम देंगे, लेकिन इसमें 3 महीने का वक्त लगेगा। वो 3 महीना कब आएगा, जिसे देने में अब तक इलेक्शन कमीशन असमर्थ रहा है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी लोकतंत्र बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से राहुल और खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, उसका कितना असर बिहार पर होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि मोदी को अब पहली चुनौती जो है वो बिहार से ही मिलेगी, जहां चिराग पासवान पहले ही अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कल ही आपने सुन लिया, चिराग पासवान ने कहा था कि पूरे 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी एनडीए बिखर रहा है। और उधर इंडिया गठबंधन 12 जून को, यानी आज से ठीक तीसरे दिन, आज 9 जून है, कल 10, परसों 11, उसके बाद 12 जून को महागठबंधन कह लें बिहार का, या इंडिया गठबंधन फिर से बैठक करने वाला है, जहां बिहार में सीट शेयरिंग पर बड़े फैसले होंगे। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि सरकार नहीं बनाना, हमको सरकार नहीं बनाना, बिहार बनाना है। तो सरकार नहीं बल्कि बिहार बनाना है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के सामने फिलहाल एनडीए के 11 साल केंद्र में और उसी एनडीए के 19 साल बिहार में राज करते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो दबा हुआ दिख रहा है, क्या राहुल और खड़गे अब एनडीए को और दबा देंगे? इसके अलावा क्या 11 साल के जो मोदी के 11 साल के जश्न पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है? एक नहीं बल्कि आज 4 ट्वीट किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये तो आज ट्वीट की बात है। मगर सबसे बड़ी चीज कि ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, घर घर सिंदूर बांटने की बात चल रही थी। जब घर घर सिंदूर बांटने वाला बलून जो है, वो गुब्बारा जो है पहले ही फेल हो गया, तो उसके बाद एक सिंदूर का पौधा आया था। आपको याद होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन नरेंद्र मोदी ने उस पौधे को रोपते हुए अपने बाग में, प्रधानमंत्री आवास में दिल्ली में, उन्होंने एक ट्वीट किया था और यह कहा गया कि शायद अब इस पौधे को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, क्योंकि सिंदूर की डिबिया जो है वो तो लोग, महिलाएं पसंद नहीं करेंगी। अब लेकिन सिंदूर को धो दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अपने आलेख से यहां पर साफ साफ राहुल गांधी जब ने यह बता दिया कि चुनाव की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसी में गड़बड़ी है, और सबसे पहले चुनाव आयोग जी आप आइए और हमारे कुछ सवालों का ये जो 5 पॉइंट है इसका जवाब दे दीजिए। यहां से कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। और जब इस बदली हुई कहानी में, बदली हुई सियासत में, जब नरेंद्र मोदी 11 साल का जश्न मना रहे हैं, तो क्यों थोड़ा सा
फीका लग रहा है उनका जश्न। आइए इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 4 वरिष्ठ साथी इस वक्त मौजूद हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। सबसे पहले जरा आपसे समझूं कि 11 साल का जश्न कितना फीका, क्यों पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है? राहुल गांधी के जो अभी पिछले दिनों के जो क्रियाकलाप हैं राहुल गांधी के सियासी तौर पर। राजीव जी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी 3 सत्र पूरे करके आए थे और यहाँ पे उनका तीसरा इनिंग है। इन 6 इनिंग में इस वक्त वो सबसे कमजोर स्थिति में है। बतौर मुख्यमंत्री भी कभी इतने कमजोर नहीं रहे और बतौर प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। पहली बार उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। 240 पे अटक गए 400 पार का नारा देकर। मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी विफलताएं हैं सरकार की, बड़े बड़े दावे थे और विफलताएं क्या, सबसे बड़ा चीज कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इसको लेकर बीजेपी हमेशा से एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा का खोखलापन पहलगाम में दिखाई दिया, जहां हम लोग भी गए थे। और पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, 26 लोगों को मारते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के साथ झड़प होती है, हम सब वाकिफ हैं। उसके बाद एक डिप्लोमेसी का दौर चलता है और उस डिप्लोमेसी में भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया। एक भी देश का जो जिम्मेदार देश हैं, जो बड़े देश हैं, जिनकी कुछ हैसियत है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में, उनका बयान नहीं आया। तो ये बड़ी विफलता है, क्योंकि 11 साल हम लोगों ने देखा कि वो विश्व गुरु का एक इमेज बनाई गई। वो विश्व गुरु की इमेज कहाँ चली गई? दूसरी बड़ी विफलता है कि एकमात्र जो बड़ा विधेयक इस सरकार लेकर आई वक्फ बिल का, उसको जेपीसी को देना पड़ा जी। अब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। मणिपुर, बार बार वायलेंस हो रही, फिर वहां वायलेंस है। मोदी साहब उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाए। राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रही। एक बड़ा दावा किया जाता है जी इकोनॉमी का, कि चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बन गए। जरा दर्शकों को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, हम लोगों को, सबको, पत्रकारों को भी, कि जीडीपी पर कैपिटल जीडीपी, यानी हमारी जेब में क्या आ रहा है और प्रति व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में, यानी रोजगार, कृषि, उद्योग, इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रति व्यक्ति। राजीव जी, 143वां स्थान है 194 में देश का, भारत का। जीडीपी हमारी जो है $3000 के आसपास है। जो नंबर 1 पे है वो लक्समबर्ग है, वो $1,41,000 है। अमेरिका की $90,000 है और हमारी $3,000 भी नहीं है, 3,000 से भी कम है। ये पर कैपिटल जीडीपी का स्थिति है। 194 देशों में 143वां स्थान है। प्रेस फ्रीडम और संविधान की क्या बात करें। आप देखिए किस तरीके से यूट्यूब चैनल बंद किए गए, किस तरीके से बोलने की आज़ादी पर कॉमेडियन से लेकर लोक गायिका, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे, जेल, ये सब हो रहा है। इसी संविधान के ऊपर, संविधान के मुद्दे पर बीजेपी का 400-300 पार का नारा फेल हो गया था। चाइना से हमारा जो स्टैंड ऑफ है, जो क्राइसिस है, बनी हुई है, उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो लंबी लिस्ट है विफलताओं की। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, कहाँ दुगनी हो गई। तो बहुत सारे घटनाएं हैं जिसमें कि आज सुबह की रेल की घटना आप देखिए, और ये लगातार हो रही है। कुंभ मेले में भगदड़ हुई, वो देखिए आप। तो सरकार की विफलताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। और सबसे जो
रेखांकित करने वाली बात है वो कि राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर हैं, और खासकर पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से विश्व पटल पर ये अलग थलग हुए हैं, जिस तरीके से G7 ने पहले बुलाया नहीं, फिर बुलाया एक हफ्ते पहले, अब जाएंगे 2-3 दिन में मोदी जी वहां पे, तो ये सब कुछ ऐसा दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरे टर्म में बेहद कमजोर हैं। और इतना कमजोर है कि राहुल गांधी के जिसको राहुल गांधी 2 साल से कास्ट सेंसस को लेकर जगह जगह सभाएं कर रहे थे, जो मुद्दा उठा रहे थे, और जिसको चुनाव आयोग चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा, उस कास्ट सेंसस को भी मोदी जी को मानना पड़ गया। भले उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन यू टर्न लिया। तो इससे दिखाई दे रहा है कि मोदी साहब तीसरे टर्म में बेहद कमजोर हैं, और लेकिन वास्तविक राजनीति वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो ईडी, सीबीआई और गोदी मीडिया के जरिए ही राजनीति कर रहे हैं, जिससे लगता है कि वो आगे आने वाले वक्त में इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे जो पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 पन्ने का एक प्रेस रिलीज उन्होंने मीडिया के सामने रखा है, और इसमें बहुत सारे सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है, और साफ साफ चुनाव आयोग से। और उससे पहले चुनाव आयोग को जो उन्होंने लिखा है उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अभी 2-3 दिन पहले कई समाचार पत्रों के जरिए आपके सामने कुछ सवाल रखे थे चुनाव आयोग के सामने, और उसमें चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी कैसे हो, और अखंडता की बात, इन सब बातों को वहाँ रखा था उन्होंने। उसके जवाब में जो हम लोग कह रहे हैं कि तथाकथित एक चिट्ठी चुनाव आयोग से चिट्ठी आई, एक पत्र आया। हालांकि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस पत्र की प्रामाणिकता संदिग्ध बनी हुई है, ये कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास, क्या जानकारी है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के आलेख पर अब अभी से कुछ मिनट पहले, 27-28 मिनट पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट भी किया है, इसको सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों तक पहुंचा है, और जिसमें वो साइंड लेटर उनका पूरा 2 पन्ने का है, और उन्होंने मीडिया के जरिए सवाल पूछे हैं सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से। यानी ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आप 11 साल का जश्न मनाइए, लेकिन जश्न को हम फीका करेंगे, क्योंकि जो आपने बोया है वही तो आप काटेंगे। इसलिए सवाल यहां पे है, हम दागेंगे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर खाने, क्या तैयारियां, जो कुछ आज जितनी चीजें निकल के आ रही हैं, एक तरफ धड़ाधड़ मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ धड़ाधड़ राहुल गांधी, तो क्या इन दोनों ने अब मोर्चा संभाल लिया, ये कहें? जी राजीव जी, कांग्रेस ने अभी अभी एक बुकलेट प्रकाशित की है, 11 साल विकास के झूठे वादे, जो नड्डा जी ने दावे किए थे 11 साल की सफलताओं के। इस बुकलेट में एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसकी पोल खोलने की कांग्रेस ने कोशिश की है, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर बड़े कड़े हमले जो हैं मोदी सरकार पे किए हैं, और मोदी सरकार के दावों का जो असलियत है वो लोगों के सामने रखी है। इसमें उन्होंने बताया है, कांग्रेस ने अपनी बुकलेट में, ये फिलहाल दोनों लैंग्वेज में आ गई है, अंग्रेजी और हिंदी में, और बाकी और सब लैंग्वेजों में भी आएगी ये, कि 2019 से 23 के बीच में कश्मीर के अंदर ही 168 नागरिक मारे गए, जहां वो कहते थे कि 370 के बाद सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो गई हैं और शांति और सुरक्षा हो गई है। 168 नागरिक और 247 सुरक्षाकर्मी। यहीं पे कांग्रेस ने पहलगाम का सवाल उठाया है कि 26 लोग मारे गए, निर्दोष टूरिस्ट, और किसने मारे आज तक कोई पता नहीं। आपकी विदेश नीति फेल हो गई, राष्ट्रीय सुरक्षा की दावे आपके फेल हो गए। इसी तरह आपने आर्थिक महाशक्ति बनने का जो दावा किया था, ये कांग्रेस कह रही है अपने बुकलेट में, 2024-25 में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि सबसे कम है। अगर 2020-21 का वो साल छोड़ दिया जाए, कोविड वाला, जिसको गिनती में नहीं माना जाता, वो एक आर्थिक अलग तरह की बात थी,
सबसे कम आपकी विकास दर है, लेकिन आप सबसे बड़े दावे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 11 साल में आपने क्या किया? 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% है। 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40%, और जबकि निचले 50% के पास, 0 से 50 नीचे से, उनके पास केवल 3% संपत्ति है, उस पर वो निर्भर है जी। 11 साल में केवल बातें ही बातें। अभी आपने बताया, राहुल के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे अभी आप, कि जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि 2025 की बात नहीं करते हैं, ये 2047 की बात करते हैं। राजीव जी, 2047 की बात नहीं करते, ये 1000 साल बाद की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक टीवी को दिया इंटरव्यू में 1000 साल बाद देश का भविष्य क्या होगा ये बताने की कोशिश की थी, और उसी को 2025 में, अभी अप्रैल में, पिछले महीने ही, 2 महीने पहले ही, उन्होंने सिविल सर्विस डे पे फिर दोहराया था। अब जनता इन बातों में आ सकती है तो आ जाए, 1000 साल बाद सॉरी। और कहते क्या है उनकी तरफ से, उनकी सरकार, उनके प्रवक्ता, उनके मीडिया, कि हमारे पास 2047 तक की योजना है। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 तक की योजना है, 100 साल की सोच है। देखिए आप, 2047 तक की योजना, 100 साल तक की सोच, और 1000 साल तक का परिकल्पना, ख्वाब, सपना। आइए आप सपने में। तो 11 साल केवल बातों ही बातों के रहे। इन 11 साल का अगर आप विश्लेषण करेंगे, इन 11 सालों में देश को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जो देश की पीछे की तरफ ले जाना हुआ, देश प्रतिगामी बना, जो प्रगतिशील मूल्य थे वो खत्म हुए। और सबसे बड़ी बात, भारत की राजनीति अपने तरफ है, घरेलू राजनीति हमारी, दुनिया में हम सबसे कमजोर के रूप में निरूपित हो गए। ये कभी नहीं हुआ था, ये 1000 साल में कभी नहीं हुआ था, जो 1000 साल की बात मोदी जी करते हैं जी। ये अंग्रेजों के टाइम नहीं हुआ, मुगलों के टाइम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के शासकों के नेतृत्व को मजबूत नहीं बता रहे हैं, वो भारत के नेतृत्व को कमजोर बता रहे हैं। प्रकारांतर में इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? पाकिस्तान के शासक ग्रेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, शहबाज शरीफ के लिए, जिस शहबाज शरीफ की एक पहचान है ओनली, कि नवाज शरीफ के भाई, उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, उसको ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं? नहीं बता रहे। वो बता रहे हैं कि भारत वालों, आपका जो लीडरशिप है, आपके वाला जो है, वो बहुत कमजोर है। तो 11 साल वो कह सकते हैं, अभी और दावे करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है इस 11 साल में। नारी शक्ति पे कल बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, वीडियो जारी कर रहे थे। नारी पर जितने अत्याचार हुए, पहलवान महिलाओं के ऊपर, और वो बड़ी होता चला जा रहा है लगातार। इसका सारे के सारे आंकड़े आएंगे। अभी हमने बताया कि जैसे अभी कांग्रेस ने एक बुकलेट निकाली है, कांग्रेस भी करेगी ये काम, दूसरे विपक्षी दल भी काम करेंगे। मीडिया तो आज ये काम करने की स्थिति में है नहीं है, पहले ये काम मीडिया करता था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन 11 सालों में देश के अंदर जो है क्रूरता बढ़ी है, जो प्रतिगामी मूल्य है वो बड़े हैं, आगे बढ़ने की ललक कम हुई है, और लोग जो हैं सिर्फ बातों से बहलने लगे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश की जो जिजीविषा थी, आगे बढ़ने की इच्छा थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें राहुल गांधी ने जो सवाल वहां खड़े किए थे अपने आलेख में, उसी सवाल को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिसमें महाराष्ट्र में मतदाताओं की अचानक संख्या कैसे बढ़ गई वो, और मतदान के जो मतदाता और मतदान के आंकड़ों में जो विसंगतियां हैं, जो उसको कि उस बारे में, फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, चुनाव आयुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया को कमज़ोर होना, ये सारी बातें अब आज कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने लेटर हेड पे
इसे जारी किया है और साफ साफ वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष अगर उधर ध्यान नहीं देता है तो विपक्ष खड़ा रहेगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पूर्ण पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के आह्वान के साथ मजबूती से खड़ी है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर है और हम उससे आग्रह करते हैं कि वो एक तटस्थ और संवैधानिक प्राधिकरण से अपेक्षित मानकों को बनाए रखे। भारत के नागरिक जवाब के हकदार हैं, हमारे लोकतंत्र की अखंडता इसकी मांग करती है। ये बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, जो अभी से आधे घंटे पहले उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है। आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। आज जश्न का माहौल बीजेपी में, 11 साल पूरे और वह 1 साल तीसरे कार्यकाल का, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का, लेकिन उस जश्न के माहौल पर इतने सारे सवाल विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उससे 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का आलेख, जिसको आज आगे बढ़ाते हुए और एक बात यहाँ पूछते हुए कि आखिर आपने जो अभी 2 दिन पहले जो आपकी कोई चिट्ठी दिखाई दी थी मीडिया के जरिए, वो बिना हस्ताक्षर के और उस की विश्वसनीयता अभी संदिग्ध बनी हुई है, ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जो बात हम लोग कह रहे थे वही बात यहाँ दोहराते हुए कैसे देखा जाए सुनील शुक्ला जी? और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक सवाल ये भी कि इन सब पे नरेंद्र मोदी की जो अभी तक की जो कहते हैं ना कि हर साल हम मजबूत होते हुए जा रहे हैं, वो भले वो फील कर रहे हों, लेकिन क्या 11 साल में, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इतने मजबूत हुए हैं कि सीना चौड़ा करके कह सके 56 इंच का सीना, और कह सकें कि देखो मैं देश को 2014 में जो कहता था वो 2025 में ऑलरेडी करके दिखाया, देश को यहां से यहां पहुंचा दिया। ये दावे जो उस समय वादे थे वो दावों में तब्दील कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? धन्यवाद राजीव जी। आपने कहा कि जश्न का माहौल है, क्या उस जश्न का एहसास आपको हो रहा है? आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कोई ऐसा नागरिक आपको बीजेपी में मुझे कोई एक लड्डू का दाना नहीं दिया कोई? नहीं, अगर आपको मिल जाता, लड्डू का दाना मिल जाता तो आप जिसमें शामिल हो जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। ये लगता कि हमने 11 साल इसीलिए तो नहीं दिया। फिर सवाल इस बात का है कि हम इस देश के नागरिक हैं, सरकार जो दावे कर रही है उसका एहसास हमको भी तो होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम तीसरी, 5वीं, 4थी अर्थव्यवस्था हो गए, तो एक नागरिक के रूप में क्या उसका एहसास हमको नहीं होना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बढ़ गया, तो क्या इसका लाभ आम नागरिक को नहीं मिलना चाहिए? क्या पिछले 11 वर्षों में कोई ऐसी संवैधानिक संस्था है जो एक सामान्य नागरिक आजादी को लेकर के बहुत गंभीर हो, या उसकी कार्रवाई बहुत सुदृढ़ तरीके से दिखाई पड़ी हो? किसी भी संवैधानिक संस्था को मजबूत होते हुए आप देखते हैं? जो व्यक्ति की जरूरतें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस क्षेत्र में कोई सुधार होता हुआ आप देखते हैं? क्या समान नागरिकों को इस बात का एहसास है? ये दोनों ही सेवाएं उन समान नागरिकों को बहुत ही उचित दर पर और जब चाहे तब, जहां चाहे तहां वहां मिल जा रही हैं? क्या इस देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक तरह का जो वातावरण बनाया गया था उसका एहसास लोगों को है? क्या जो हिंसक घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, उनमें कोई उल्लेखनीय कटौती में हो गई? किस बात के लिए आप पिछले 11 सालों को आप याद करेंगे? अगर आप केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए आप याद करते हैं, निश्चित रूप से 11 साल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों में इस देश की कोई ऐसी संस्था हो जिसके ऊपर इस देश का नागरिक आंख बंद करके भरोसा कर रहा हो कि कोई नहीं है, एक सिस्टम है, एक संस्थाएं हैं जो हमारी देखभाल कर रही है। आपने पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय मानवाधिकार का कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य देखा हो जिसको लोगों को लगे, इस देश के नागरिकों को एहसास हो कि चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार यहाँ इस अस्तित्व में है, एक संवैधानिक संस्था है और हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता?
क्या सरकार के द्वारा जो उत्पीड़न की कार्रवाई सरकारी एजेंसियों के द्वारा लोगों की जा रही है, उससे बचते हुए कोई आपने कोई व्यवस्था बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ी? आप दावे कर लीजिए, आप आंकड़े दे लीजिए, आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सवाल है कि गवर्नेंस आंकड़ों से नहीं दिखाई पड़ती, उसको आम नागरिक महसूस करता है। अगर राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, और एक सामान्य व्यक्ति की चिंता सरकार को होनी चाहिए, वो तो कम से कम विपक्ष के नेता है। अगर राहुल गांधी का सवाल निर्वाचन आयोग से है, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दे रहे हैं? क्या यह शुभ संकेत है? क्या ये जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है वो एक बेहतर भविष्य की ओर हमको आपको लेके जाती हुई दिखती है? एक बेहतर संवैधानिक व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर विपक्ष के नेता ने कोई सवाल उठाए हैं तो सवाल के जवाब नहीं देंगे आप, और फिर ये कहा जाएगा कि कुछ लिखित रूप से पूछेंगे राहुल गांधी तो उसका जवाब देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में अगर कोई सवाल पैदा करेंगे राहुल गांधी, उसका जवाब निर्वाचन आयोग नहीं देगा, क्योंकि संसद के अंदर जो संसद से सवाल उठाते हैं कोई लिख के तो देते नहीं है। किस तरह का सवाल है ये? और आप इन जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? और जो केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ साथ इस देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी इस तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी संस्था है जिसको सुदृढ़ करते हुए ये सरकार पिछले 11 वर्षों में दिखाई पड़ी? केंद्रीय एजेंसियों का तार्किक तरीके से, बहुत ही उचित तरीके से उनका उपयोग करते हुए आप दिखाई पड़े। भ्रष्टाचार का नारा देने वाली यह सरकार आज तक सत्तारूढ़ दल के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी? वह कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो सत्तारूढ़ दल से जिसके साथ गांठ रहे हो, जो सत्तारूढ़ दल के संपर्क में रहे हो, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ी? क्या आपने पिछले इस देश के 75 सालों में आपने देखा कि किसी भी बड़े उद्योगपति या किसी एक सामान्य नागरिक के खिलाफ दुनिया के किसी कोने में कोई आपराधिक मामले की शिकायत हुई हो और भारत सरकार उसका संज्ञान न ली हो? सब कुछ हो रहा है जी। अडानी जी के प्रति इस देश के, दुनिया के कितने देशों में कितने तरह के आरोप लगे हैं? केवल यूएस की बात नहीं है, बांग्लादेश ने आरोप लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया, श्रीलंका ने आरोप लगाया, तो कई देशों ने आरोप लगाए। क्या किसी आरोप को लेकर के भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार संजीदा नजर आई कि इनकी जांच होनी चाहिए? अगर नजर आई तो उन आरोपों के पर लिपापोती करते हुए दिखाई पड़े। क्या गवर्नेंस यही है? देश को बढ़ाने का तरीका यही है? और यह सरकार, अगर आप अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे तो एक दिन में उपलब्धि तो होती नहीं है। पिछले 11 वर्षों में ये सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों में एक बड़ा काम इन्होंने नोटबंदी का किया। आप क्यों नहीं चर्चा करते कि नोटबंदी से क्या हासिल हो गया? नोटबंदी का कोई नाम ले रहा है आज? जब नोटबंदी लागू हुई थी, तमाम तरह के सवाल पैदा हुए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि कुछ दिन हमको दे दीजिए आप। कुछ दिन कौन कहे? कोई महीने बीत गए, कई साल बीत गए की बात कर रहे हैं आप। क्या हासिल हुआ? आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादी घटनाओं पर, नक्सली घटनाओं पर रोक लग जाएगी। क्या रुक गया? काला धन वापस आ जाएगा? क्या काला धन वापस आ गया? आपने जीएसटी लागू किया, बड़े शोर शराबे के साथ जीएसटी लागू हुआ था। उस जीएसटी के लाभ आप बता सकते हैं? आपने कहा था कि एक देश एक कर। आज हालत क्या होगी कि विभिन्न राज्य सरकारें, चुनी हुई सरकारें अपने केंद्र सरकार से अपने अंश को प्राप्त करने के लिए धरना देना पड़ रहा है उनको। विधानसभा में पारित कानूनों की स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। क्या यही विकास है? विकास कहते किसको? अगर आप इसको भौतिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। अगर वो आर्थिक विकास दिखाई पड़ रहा हो तो फिर 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं जी? किसके लिए दे रहे हैं? और क्या वह, अगर आप अपने नागरिकों की चिंता न करके केवल कारपोरेट की चिंता करेंगे तो उसका विकास मान लिया जाएगा? ये कहीं दुनिया में होता है क्या? आप कहते हैं कि आपका जीडीपी का आकार बढ़ गया, पर जीडीपी के में आप अपने महंगाई का भी तो हिस्सा जोड़िए। अगर पिछले सालों में कोई चीज 100 रुपए की बिक रही थी, आज वह 200 रुपए की बिक रही है,
तो चीज तो एक ही है, उसकी मात्रा थोड़े बढ़ गई, उसके उपभोगकर्ता थोड़े बढ़ गए, उसकी पहुंच सामान्य लोगों तक थोड़े पहुंच गई। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जो चीज 100 रुपए की होती थी वो 200 रुपए की हो गई, जी तो वो महंगाई है, वह कोई लोगों को लाभ देती हुई व्यवस्था नहीं है। तो भौतिक उपलब्धियां आपके पास है नहीं। इस देश का किसान आंदोलन पे उतारू है, उसकी उपज की उसकी कीमत नहीं मिल रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षण संस्थाओं कई शिक्षण संस्थाएं हैं जो बनने के कगार पर हैं, जो शिक्षण संस्था हैं उनमें जो उनकी स्वीकृत संख्या है विद्यार्थियों की वो भर नहीं रही है। कौन सी चीज आप हासिल कर ले रहे हैं? और अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करें तो क्या आप नैतिक रूप से मौजूद हो गए, आपके आदर्श बहुत अच्छे हो गए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी आस्था बहुत अच्छी हो गई, न्यायिक संस्थाओं को आप मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कौन सी ताकत बढ़ गई जिसके लिए लेकर के पिछले 11 साल को का जश्न मनाया जाए? आप अपनी पीठ ठोकते रहिए, आप अपने नैरेटिव बनाते रहिए, लेकिन अगर उपलब्धियों को सामान्य नागरिक एहसास नहीं करता तो उपलब्धियां बेमानी है, बिल्कुल, चाहे वैचारिक हो चाहे भौतिक हो। और पिछले 11 हाँ एक समूह है, हो सकता है कि भक्तों की एक संख्या है जो बहुत इन बिंदुओं को लेकर के वो सहमत हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जनमानस जो सहमत है उसको लेकर के उसके मन में बहुत ही प्रशंसा के शब्द है, ऐसा नहीं है। और बिना लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा किए आप किसी प्रगति और किसी विकास या किसी उपलब्धि को आप सत्यापित नहीं कर सकते। यह तभी मान्य होगा जब आम आदमी उसको महसूस करे। विकास के लिए कोई परिभाषा नहीं गढ़ी जाती, उपलब्धियों के लिए कोई साफ साफ दिखाई पड़ती है, लोग उसको महसूस करते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको सामान्य नागरिक स्वतः अपने आप महसूस करे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, आप इस 11 साल को कैसे देखते हैं? और 11 साल नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से जो वादे करें, दावे करें, जो भी करें, लेकिन उस पर जब कांग्रेस की तरफ से जो सवाल किए जा रहे हैं वो यहाँ पर कितना जायज़ दिखाई देता है, कितना उचित ठहरता है? राजीव जी, अगर एक लाइन में कहा जाए तो 11 साल देश बेहाल, एक लाइन में सिर्फ यही कहा जा सकता है। और हर मोर्चे पर देश बेहाल है। सिर्फ राजीव जी महंगाई का सवाल नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल नहीं है, रोजी रोटी रोजगार का सवाल नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश बेहाल ना हुआ हो। लेकिन हाँ, एक क्षेत्र जरूर है, मोदी जी की विदेश यात्राएं जो है एक प्रधानमंत्री के तौर पे, उसमें देश बहुत खुशहाल है। तमाम देशों में मोदी जी के जो है वो शो हुए हैं, उस मामले में देश बहुत खुशहाल है, क्योंकि भारत का जो है जगह जगह मोदी जो है वो प्रायोजित कार्यक्रम हुए। तो एक काम यही कहा जा सकता है, 2014 में राजीव जी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो आटे का भाव था वो 21 रुपए किलो था, और आज जो है वो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पहुंच रहा है। दूध 32 रुपए था जो 70 रुपए पहुंच रहा है। तो ये जो जीडीपी बढ़ी है, जिसका बताया जा रहा है जीडीपी बढ़ी है, तो इसी हिसाब से जीडीपी बढ़ने के हिसाब से फिर क्या ये दाम के राशि थोड़ा मिला लिया जाए, मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति है मोदी जी के आने के बाद, देश कितना खुशहाल हुआ है। तो कुल मिलाकर राजीव जी अगर देखा जाए तो 11 साल में देश पूरी तरीके से बदहाल हुआ है। रोजगार के मसले पर बहुत बुरी स्थिति है। 70 सालों में ऐसी बुरी स्थिति रोजगार के मसले पर कभी नहीं रही। यहाँ स्थिति इतनी खराब हुई कि सरकार ने वो रोजगार के आंकड़े देना ही बंद कर दिए। अब आप सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है कि रोजगार कितना है और बेरोजगार कितने हैं। तो ये इस सरकार की स्थिति है। चूंकि आप कुछ सवाल पूछिए तो उनके पास डाटा नहीं होता है। वैसे उन्होंने डाटा फ्री कर दिया है, ये भी बताते हैं। और जो डाटा फ्री किया था राजीव जी, वो तमाम कंपनियां थी, बंद हो गई, और डाटा भी जो है जिसने फ्री किया था वो उसका डाटा लगातार महंगा होता चला रहा है। वहां भी मोनोपोली आ गई, और अब उनके भी पिताश्री जो है आ गए हैं, उनको भी दे दिया गया है उसका स्पेक्ट्रम, या वो भी आ जाए यहाँ। तो अब ये और मोनोपोली बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर राजीव जी देखा जाए, अडानी का साम्राज्य बढ़ रहा होगा, अंबानी का साम्राज्य बढ़ रहा होगा, मोदी जी के और 2-4 मित्रों का साम्राज्य बढ़ रहा होगा, लेकिन आम आदमी की जेब राजीव जी खाली होती चली जा रही है। और आप किसी से भी अगर पूछिए कि 2014 में उसकी जो बचत थी, क्या वो बैंकों में बची है? आपकी आवाज कहीं दूर चली जा रही है जी अमलेंदु जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2014 में बचत थी,
वो बचत जो है अब वो कहीं बची ही नहीं है। और जो नई नीतियां बन रही है तमाम, वो ऐसी नीतियां बन रही हैं कि आम आदमी के पास बचत के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो ये देश जो है, मोदी जब तक रहे तब तक रहे, खुश रहे, ऐसी तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे जैसे कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक 129 देश ने 29 यात्राएं खुद की थी। अब उन्होंने कुछ सांसदों को भी जो है लगभग आधा, मतलब 50 के आसपास सांसदों को, उनको भी विदेश यात्राएं करा दी हम टैक्स पेयर्स के पैसे पे, तो बधाई है उनको। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी, देश की स्थिति खराब है, आम आदमी बहुत परेशान है। और मुझे लगता है कि 78 सालों में आजादी के बाद इतना बुरा कालखंड जो है 10 वर्षों का, वो नहीं बीता होगा ये जितने मोदी जी के बीते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतने 75-78 साल में ऐसा बुरा कार्यकाल, और उसमें भी नरेंद्र मोदी के 11 साल का जो कार्यकाल है, इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं और ज़रूरत भी है कि इसकी समीक्षा की जाए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का आखिर जवाब कौन देगा? क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? और ये सवाल यहाँ जब उठाए गए हैं, चाहे राहुल गांधी की तरफ से और अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी, और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आ गए, वो भी राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन से वह उन्हीं सवालों को उन्होंने आधिकारिक तौर पर पूछ लिया है। लेकिन जवाब कब आएगा, और क्या यहाँ से थोड़ा इलेक्शन कमीशन और थोड़ा बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ये फंसते हुए नजर आते हैं? प्रशांत टंडन जी। देखिए, एक बड़ी तब्दीली जो मोदी जी के तीसरे टर्म में हुई है, वो ये है कि अब संवैधानिक रूप से देश में नेता प्रतिपक्ष है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये जनता की उपलब्धि है, ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि अकेले अकेले की नहीं है। और इसी वजह से सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो मुखरता से नहीं खड़े होते थे, अब वो सवाल उठते हैं। और अब राहुल गांधी को राइट ऑफ नहीं कर सकते आप, जैसे पहले कर दिया करते थे। तो अब आप हमला करते हैं राहुल गांधी पे, लेकिन आप राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर अब एक इंडिया गठबंधन नाम की एंटिटी है जो कि बहुत मजबूत है। ठीक है, अभी चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक गोदी मीडिया, ये मोदी साहब के खेमे में है और मजबूती के साथ है जी। लेकिन क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, अब क्योंकि अब दूसरा मीडिया भी है, तो अब सवाल तो बड़े होंगे और सवाल लगातार होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है राजीव जी, जो भविष्य का इतिहास लिखेगा, जिसपे पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है और जिसकी घोषणा अमेरिका ने की है, कभी भी, अभी शकील जी 1000 साल की बात कर रहे थे, 1000 साल तक इतिहास इसको माफ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल मोदी जी ने की है उस वक्त, और बार बार ये बस सवाल खड़ा होगा कि हमारी सेनाओं के पास एक मौका था, इसको गंवा दिया गया, और उसकी घोषणा भी अमेरिका पहले करता है। तो ये एक ऐतिहासिक भूल है जो मोदी साहब कर बैठे हैं। और अगर ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता राजीव जी यहाँ पे, तब तक तो मोदी जी के इस्तीफे का दबाव बन चुका होता। और अभी भी मुझे नहीं मालूम है कि सितंबर में जब 75 साल के हो जाएंगे उसके बाद आरएसएस क्या कदम उठाता है, अभी ये तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कास्ट सेंसस की घोषणा हुई है और उसका आउटकम जो है 2029 के बाद आएगा, उसका जो टाइमलाइन है वो काफ़ी कुछ कह रहा है। एक बात राजीव जी मैं कहना चाहता हूँ कि जो आर्थिक उन्नति की बात होती है, हम सब ने वो दौर देखा है मनमोहन सिंह का जी। अभी सुनील जी भी बात कर रहे थे ये कि देखिए, अगर आर्थिक उन्नति हो रही तो हमारे आपके जीवन में उसका असर दिखना चाहिए। मनमोहन सिंह के समय में जो आर्थिक बदलाव हुए, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी एक दस्तक आई।
चाहे वो मनरेगा के माध्यम से गांव तक आई, चाहे वो राइट टू फूड से आई जो अभी तक जारी है, मोदी जी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी से भारत का कनेक्ट हुआ, तमाम अचानक ब्रांड दिखने लगे, जिन ब्रांड को हम लोग टीवी या मीडिया में देखते थे वो ब्रांड हमारे बाजारों में आए, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली, तमाम एकदम से कॉर्पोरेट एक्सपेंशन हुआ, लोगों की तनख्वाहें लाखों में होने लगी। ये जो बदलाव समाज में आया, जिनकी छुट्टियां मसूरी नैनीताल होती थी उनकी छुट्टियां थाईलैंड सिंगापुर होने लगी। ये जो बदलाव आया है, जो किराए के मकान में रह रहे थे उनके फ्लैट हो गए, जिनके पास बजाज स्कूटर था उनके पास कार आ गई। ये जो बदलाव मनमोहन सिंह के समय विजिबल था, मोदी साहब इस बदलाव को क्यों नहीं ला पाए? क्यों हमको नहीं दिखाई दे रहा है? स्मार्टफोन भी आ गया था मनमोहन सिंह के समय जी। मनमोहन सिंह के समय भी हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं वो बात करते थे जूम पे या दूसरे या स्काइप में। वो ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ और नए ऐप आ गए, वो टेक्नोलॉजी बाहर की है, हमारी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर बड़े आर्थिक उपलब्धियां हैं तो उसका हमारे आपके जीवन में तुरंत असर दिखाई देना चाहिए, जैसा कि मनमोहन सिंह के समय दिखाई दिया। एक लेटरल एंट्री आपको याद होगा, फैसला हुआ था, यूपीएससी ने विज्ञापन भी निकाल दिया था जी। वही 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी 45 पोजीशंस का, उसको वापस लेना पड़ा। सामाजिक न्याय की राजनीति ने एक शेप ले लिया है और ये मोदी जी के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए एक रुकावट है, आरएसएस के लिए रुकावट है। इसका इस साल 100 साल हो रहा है। तो सामाजिक न्याय की, और इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सामाजिक न्याय का जो राजनीति थी, जो कि क्षेत्रीय दलों के हाथ में थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, इस तरीके की पार्टियों के हाथ में थी, उसको नेशनल लेवल पे राहुल गांधी लेकर आए। तो अब ये नई चुनौतियां हैं और फिर से मैं कहूँगा कि सीज फायर और उसकी घोषणा अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के साथ सीज फायर, वो भी तब जब हमारी सेनाएं बेहतर कर रही थी, हमारी सेनाओं के एडवांटेज में थी, उनकी उपलब्धियां थी और आगे और बड़ी उपलब्धियां हो सकती थी। वो सीज फायर भविष्य का इतिहास कभी मोदी जी को इसके लिए माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें और पिछले 11 साल का लेखा जोखा, लेकिन उसके साथ साथ आज दिन भर के घटनाक्रम पर भी हम बात कर रहे हैं। जरा एक बार जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास दोबारा, कांग्रेस की रणनीतियों पे ज़रा बात कर लें। 11 साल में कांग्रेस, और ये पहला ऐसा मौका है 3 बार के चुनाव में कि विपक्ष का नेता मौजूद है अब सदन में। लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2 बार तो विपक्ष के नेता का, और उसमें भी हमने देखा, हालांकि थे हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब थे, लेकिन और खड़गे साहब भी थे, लेकिन इस बार जो है वो एक मजबूत नेता नज़र आता है, क्योंकि 100 सीटें तो उनकी अपनी पार्टी की हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि 240 सीटों पर समेट दिया, ये भी एक मजबूती है। लेकिन इन सब के से इतर आज दिन भर के घटनाक्रम में जो एक प्रहार कांग्रेस की तरफ से हुआ है, उसके क्या मायने हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है कि आज के ही दिन ये सारा प्रहार किया जाए, और उसमें एक तरफ बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। राजीव जी, आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज राहुल गांधी के जिस ट्वीट की चर्चा हो रही है कि उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा ये डिसीजन रहा है वोटर रोल्स के देने का। देखिए, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी इस बात को लगातार क्यों कह रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे जी। ये आपको याद होगा, तब से
इस पे लिख रहे हैं और जब भी यहाँ मौका मिलता है तो यहाँ बोलते हैं, वो हमारे दर्शकों को मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था तो उस समय जो वोटर लिस्ट थी वो टेक्स्ट पीडीएफ फॉर्म में थी। कांग्रेस ने उनको देख के पढ़ के चुनाव आयोग से कहा था कि इसमें तो डुप्लीकेट वोटर बहुत हैं, फर्जी वोटर हैं बहुत बड़ी तादाद में, और जैसा कि चुनाव आयोग करता है उसने मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस ने लगातार दांव डाला, 2018 की बात है ये, तो उसे 24 लाख वोटर हटाना पड़े और नतीजा क्या हुआ? 2018 में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीत गई 2003 के बाद पहली बार। अब आप देखिए कि जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट मिले, दो ही पार्टियां हैं वहां, उन वोटों में अंतर कितना था? 47,927 का, 50,000 का अंतर भी नहीं था। 24 लाख वोटर हटाए थे। अगर वो 24 लाख वोटर नहीं हटाए जाते तो क्या होता? और उसके बाद से ही वो जो है एक्सेल फॉर्मेट के बदले, डिजिटल फॉर्मेट के बदले एक ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में ले आई वोटर लिस्ट को जिसे एक्सेल फॉर्मेट में बदलना लगभग असंभव है। आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव से पहले हमने बहुत बातें करी इसके बारे में जी। हमारे पास ये भी जानकारी आई थी जो बाद में सही निकली कि अदर पार्टीज का एक्सेस हो रहा है उन वोटर लिस्ट में। महाराष्ट्र की फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने इस बारे में सवाल उठाया। तो आज कांग्रेस यही कह रही है कि इसको एक्सेल फॉर्मेट में, ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाए जिससे हम उसे आराम से डाउनलोड कर सकें और पढ़ सकें। ये उसने मुश्किल बना दिया है 2018 के बाद। ये सबसे बड़ा खेल है। केवल 47,000 वोटों के फर्क से कांग्रेस जीत गई थी, सरकार बना ली थी अपनी। 1-1.5 साल रही कमलनाथ की सरकार। अगर वो 24 लाख वोटर कांग्रेस के दबाव से मध्य प्रदेश में नहीं हटाए जाते तो तब भी नहीं बनती। तो ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इस बार ये काम हो जाएगा कांग्रेस के दबाव से, विपक्ष के दूसरी पार्टियों के दबाव से, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसके बाद चुनाव आयोग को काम तो वही करेगा। ये सारे के सारे पूरी तरह टूल है। हालांकि मोदी जी बहुत कमजोर हुए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे इसका असर पड़ना शुरू होगा। आज की तारीख में मोदी जी जितने कमजोर हैं उतने कभी नहीं थे। और दूसरी सबसे खास बात कि अब उनके वापस उभरने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। केवल एक गोदी मीडिया उनके साथ है, लेकिन गोदी मीडिया की विश्वसनीयता को वाशिंगटन पोस्ट ने पूरी तरह तबाह कर दिया। आप आज देख रहे होंगे वाशिंगटन पोस्ट हिंदी अनुवाद आ गया है, पूरे पेज का है उसका लेख तो जी, फुल पेज। हमारे ख्याल में वो शब्द होंगे करीब करीब 5-6 हजार से ज्यादा वर्ड होंगे, वो उसका पूरा हिंदी अनुवाद आ गया है। तो वो सब जगह पढ़ा जा रहा है। और उसमें उसने एक एक चैनल का नाम लेके कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, और फिर उसके बाद किस बेशर्मी के साथ कौन सा एंकर ये कह रहा है कि हमने देश का ज्यादा नुकसान नहीं किया। अरे देश का तुमने नुकसान नहीं किया, सबसे ज्यादा नुकसान किया हमारी सेना बढ़त पे थी। देखिए होता क्या है कि जब सेना एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और उसे खबर मिलती है कि दूसरे क्षेत्र में तो रावलपिंडी पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, तो वो जो अच्छा काम करने वाला सेक्टर होता है दबाव में आ जाता है। आप तो याद कीजिए शकील जी बस जोड़ रहा हूं इसमें, याद कीजिए कि सेना अध्यक्ष ने यह कहा था कि हमारा 15% समय फर्जी खबरों के लिए, उसको फेक है ये साबित करने के में 15% टाइम गया। 15% टाइम कम नहीं होता। राजीव जी बहुत रोक के बोला है उन्होंने, वो 15% नहीं था, वो बहुत बड़ा प्रतिशत था। अभी हमने कुछ जगह बात करी है, आपको बताते हैं, हम किसी दिन इस पे बोलेंगे। और कुछ सीनियर जनरल होंगे उसमें आर्मी के। ये देखिए ये सारा काम, इनमें से जितने भी आज एंकर हैं, हमें नहीं मालूम कौन बॉर्डर पे गया है, किसने वो सारे के सारे चीजें कवर की हैं, देखी हैं। ये आर्मी मना करती है कि देखिए बड़ा चढ़ा के मत लिखिए, अच्छा काम हो रहा है। अगर आप हम एक ही सेक्टर में जा सकते हैं ना जी, एक सीमा पे है ना हम सॉरी, वहां के बारे में हम लिख रहे हैं और वहां बड़ा चढ़ा के लिखेंगे तो दूसरे क्षेत्र में उसका रिएक्शन होगा। आज तो सोशल मीडिया है,
रात भर इन्होंने वो काम किया था, ये पूरी रात। और उसका रिएक्शन क्या होता है कि दूसरे वाले अब बेकार में दबाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था इन एंकरों ने। ये आज कह रहे हैं, एक एंकर ने कहा कि मैंने कोई ऐसा नहीं किया और गलती सबसे हो जाती है, और हमने क्या करा, देश सेवा ही तो कर रहे थे। देश सेवा नहीं कर रहे थे आप। और ये हमने जो बताया आपको कि आर्मी के जनरल बोल रहे हैं, और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे टीवी में बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके लेख आने लगे हैं। बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ जो है बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। आप याद कीजिए कि इस संघर्ष से पहले तक वो सारे जनरल और रक्षा विशेषज्ञ जो है करीब करीब सरकार समर्थक थे, होते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। कुछ उसमें मोदी समर्थक भी हो गए थे, हो जाता है। लेकिन आज वो सब के सब उन सारी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा हुआ है देश के साथ, बहुत बड़ा धोखा। सेना बढ़त पे थी, एडवांटेज था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, आप झूठे प्रचार में लग गए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वाशिंगटन पोस्ट की ये जो एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जो उसने बहुत सारे लोगों से बात करके लिखी है, इसने गोदी मीडिया को तबाह कर दिया। तो हम ये जो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक गोदी मीडिया मोदी जी के साथ लगा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, गोदी मीडिया लोग कहते थे कि एक हफ्ते को मुझे मिल जाए और इतने दिन को मिल जाए, और एक दिन भी ना हो अगर, तो क्या हाल हो। एक दिन सॉरी, ये जो 11 साल का जश्न हो रहा है सिर्फ गोदी मीडिया पे हो रहा है। सच्चाइयां अभी जो प्रशांत जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। हम दो बातें इसमें और जोड़ते हैं, सिर्फ छोटी सी। अभी इसी टाइम, शाम का टाइम है, कोई भी किसी मॉल में चला जाए, देख ले कितना सूनापन है। और आज मंडे है, खैर कल संडे था, इससे पहले सैटरडे था, जिसमें मॉल भरा रहता है, खाली पड़े थे। दूसरी बात, मॉल छोड़ दीजिए आप, ये छोटे छोटे स्टॉल सड़क के दोनों तरफ लगे रहते हैं खाने पीने के। शाम को लड़के लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पीने की। उनसे बात करके देख ले, पता नहीं लोग बात नहीं करते क्या। हम तो कल भी बात कर रहे थे, मद्दा है भारी लोग कहते हैं, मंदी है, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। तीसरा जो होता है, जो हमारे मोहल्ले की दुकानें होती हैं, कॉलोनी की होती हैं, किराने की, उन पे जाके देख ले, पूछ ले। लोगों के पास पैसा नहीं है, बाजार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, मद्दा पड़ा हुआ है। ये जो बात अभी कर रहे थे प्रशांत जी, ऑफिसों के अंदर जो है बॉटल में पानी आने लगे थे वाटर के जो है सबसे अच्छी किस्म का पानी ऑफिस पे लाने लगा था। चाय के वो लग गए थे, मशीनें लग गई थी, फ्री कॉफी की मशीनें लग गई थी, सब हट गए हैं। इन्हें मालूम क्या है, जो कैंटीन की सब्सिडी खत्म हो रही है ऑफिसों की जी, मुझे मालूम ही नहीं है कुछ ना। मालूम जो है तो बताना नहीं चाहते। लोगों की जेब में पैसा है नहीं बिल्कुल भी। इतना अनिश्चित आर्थिक भविष्य कभी देश में नहीं रहा। अभी हमने जो बताया ना आपको कि 1% जो है 50% लोगों के पास, 50 आधे लोगों के पास देश के सिर्फ 3% संपत्ति पर निर्भर है वो जी, और 1% आबादी 40% पर। हालत कहां जा रहे हैं। सिर्फ बातें ही बातें। अभी जो 12 लाख का इन्होंने कहा था, जिसपे इतना शोर मचाया कि टैक्स पे छूट दे दी हमने, वो अभी लागू नहीं हुई है इस बार। जो अभी भरने जा रहे हैं, रिटर्न भरने जा रहे हैं 2025 में, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और वो अपने सीए से जाके लड़ रहे हैं कि साहब मोदी जी ने कहा है। उसने कहा साहब अभी कुछ भी नहीं आया है, और वो न होगा, वो जो होगा वो 2025 और 26 में होगा जाके। कहले साहब हम तो सोच रहे थे कि 12 लाख हमारा टैक्स फ्री हो गए। कहले भाई साहब नहीं हुआ, सब झूठ। हमने बताया ना, कांग्रेस ने आज जो एक बुकलेट निकाली है 11 साल विकास के झूठे वादे, उसमें उसने बताया कि जो नई जनरेशन, इसको अमृत पीढ़ी कह रहे हैं। ये लिखा है मोदी जी ने, अमृत पीढ़ी। शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक सेक्टर में जो तबाह हो चुके हैं पूरी तरह। घोषित करते हैं कि आईआईटी इतने और एम्स इतने, टीचर नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। स्थितियां राजीव जी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन समस्या ये है कि अब मीडिया उसको दिखा रहा है जी, लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये भरोसा बहुत दिनों तक कायम रहने वाला नहीं है, वो लगातार टूट रहा है। और इसके लिए फिर वही बात है कि जैसा आपने कहा, अभी आप कह रहे थे कि हम लोग भी कई चीजें बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, कई चीजें कह देते हैं कि ये कर दी। थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा विपक्ष को, कांग्रेस को। वो बहुत सही तरीके से
अभी आपको हम पहुंचा देंगे, वो जो बुकलेट आई है जी, आप भी पढ़ के, आपका भी पहला यही होगा कि इसे और बेहतर तरीके से निकाला जा सकता था, ऐसी भाषा में, ऐसे तथ्यों के साथ जो लोगों को तत्काल प्रभावित करे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने कहा कि वो लेख राहुल गांधी का छपा था जिसपे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी लिख रहे हैं। अच्छी बात है लिखना राहुल गांधी का, मगर आप कहाँ लिख रहे हैं, किसके लिए? उसके बाद का आपने इंडियन एक्सप्रेस देख लिया होगा, किस तरह खुद खोज खबर करके खुद अपने आदमी लगा के वो राहुल गांधी को गलत साबित कर रहा है। बहुत देखिए स्थितियां बहुत गंभीर है। किसी छोटी बात को लेके हम करते हैं क्योंकि हमारा ये काम है, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्रकारिता जनता के लिए है, इसलिए हमें कई बातें कहना पड़ती हैं, कई बातें करना पड़ती हैं। हमारी पत्रकारिता किसी के लिए नहीं है। अभी जिस अखबार का जिक्र हो रहा था, हमने लिखा भी, जो पूरी तरह दक्षिणपंथी सांप्रदायिक प्रतिगामी अखबार है हिंदी का, वो एक अखबार मिला इन्हें राहुल गांधी का लेख छपवाने के लिए। बहुत विवाद हुआ उसके ऊपर। उन्होंने पूरी हमें लिस्ट पहुंचाई कि हमने इसमें लिखा है। हमने कहा पर इसमें क्यों? जवाब नहीं आया। फिर हमने आज बताया कि अभी वो सारी चीजों के पीछे पड़े थे, आज प्रेमचंद के पीछे पड़ गए। आज मतलब कल संडे को उन्होंने प्रेमचंद के खिलाफ एक पूरा लेख लिख दिया। अभी हमने उसको लिखा है। हर प्रगतिशील चीज के पीछे वो पड़े हुए हैं और आप उसको वैधता प्रदान कर रहे हैं। राजीव, समस्या ये है कि आप उसे सर्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उसकी ताकत बढ़ती है। गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा। गोदी मीडिया को आप जिस तरह से आपका भी प्यार उसके ऊपर उड़ेला जाता है, वो आपको ही नुकसान करेगा। हमें आपको नहीं करेगा वो नुकसान, वो आपको ही नुकसान करेगा। आप गोदी मीडिया के प्रति जरूरत से ज्यादा स्नेह उड़ेलते हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया आपका वफादार नहीं होगा, आपके काम में नहीं आएगा। वो आपको छोड़ दीजिए, हम आपकी चिंता भी नहीं करते, जनता के काम नहीं आएगा, वो देश के काम नहीं आएगा। आज लड़ाई देश की और जनता की है, दो चीजों की। देश की स्थिति भी कमजोर हो रही है, खराब हो रही है, और जनता की हालत तो बहुत ही खराब है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनता के लिए जो भी सरकार रहे, जनता के प्रति अगर वो वफादार है तो देश आगे बढ़ेगा, ये तय है। लेकिन कौन कितना वफादार है वो सामने दिखाई देता है। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 सालों में किया क्या है, इसका लेखा जोखा वो खुद भी पेश कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता उनकी जो पीठ की थपथपाहट की जो गूंज है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे, चाहे वो लेख के ज़रिए या अपने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जो वक्तव्य है उस जो जारी कर रहे हैं उसके ज़रिए वो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से अपने ही दिए हुए वादों से पिछड़ते जा रहे हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूँ जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे समझूं कि क्या यहाँ पर मीडिया का रोल, जिसके बारे में शकील जी कह रहे थे, उस रोल पर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जब मुद्दों की बात करें, और पिछले 1 साल में अगर इसे 1 साल का ही जो तीसरा टर्म है, छोड़ देते हैं 11 साल की बात, 1 साल में नरेंद्र मोदी कहाँ पहुँचे, और विपक्ष चूंकि मजबूत हुआ है पिछली बार से, यानी 2 लोकसभा चुनाव में 2014-2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ के सीधा 2024 के बाद देश की सियासत में विपक्ष का रोल, देश की सियासत में सत्ता पक्ष का रोल, जरा उसको डिकोड करने की कोशिश करें। कम से कम विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वाह करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ या लोगों के बीच में सही तथ्यों को रखना विपक्ष की जिम्मेदारी है। यह काम कम से कम विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ रही है, गंभीरता से दिखाई पड़ रही है। तमाम तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने, तरह तरह के चरित्रहरण की कोशिश करने में, डिमीन करने, उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने कभी अपनी बात को छोड़ा नहीं। जो भी उन्होंने बात कही उस बात पे अड़े रहे, और उन्होंने अपनी बातों को भी तथ्यपरक तरीके से रखा। जो निर्वाचन आयोग को लेकर के उनके सवाल है वो बेमानी सवाल नहीं है, उन्होंने आंकड़ों के साथ उन बातों को कहा है। आपको उन आंकड़ों, जो बातें उन्होंने कही है उसका खंडन करना है,
आप केवल ये इस बिना पर आप इस आलोचना से नहीं बच सकते कि नहीं राहुल गांधी की तो आदत हो गई है इस तरह का आरोप लगाने की। अरे राहुल गांधी जो बात कर उसकी बात तो करो। राहुल गांधी ने जब ये जीएसटी लागू हो रहा था तभी उन्होंने कहा था कि ये देश हित में नहीं है, इसके लिए देश तैयार नहीं है, और आज बात सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तभी राहुल गांधी ने उसकी खिलाफत की थी कि यह देश के हित में नहीं है। आज लोगों के सामने है कि नहीं है वो। जब कोरोना की स्थिति आई थी उस दौरान जो सरकार के अभियान चल रहे थे उस समय राहुल गांधी ने चेतावनी दिया था कि पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हलचल मची हुई है और हम लापरवाह बने हुए हैं, आखिर उसका परिणाम आप भुगते कि नहीं भुगते। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर के सरकार का विरोध किया, आखिर सरकार को उसको वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा। लगातार राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते रहे हैं। उनका हमेशा से कहना रहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण ही देश को आगे ले जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार के लोगों ने किस तरह से उनके मजाक उड़ाए, देश को बांटने का आरोप उनको लगाया, समाज को तोड़ने का आरोप लगाया, जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या क्या नहीं कहा गया उनको। आखिर सरकार वहां आई कि नहीं आई, वो जाति जनगणना के लिए तैयार हुई कि नहीं हुई। सवाल यह है कि अगर विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की जो जिम्मेदारियां हैं, राहुल गांधी उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए दिख रहे हैं। आप सरकार उससे सहमत हो या न सहमत हो, सरकार के सहमत होने का सवाल नहीं है, लोग उससे कितने सहमत है असहमत है। तो लोग तो राहुल गांधी को सुन रहे हैं। राहुल गांधी का कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो सोशल मीडिया पर उसको अपलोड किया जाता हो और उसको बड़ी संख्या में देखने वाले पढ़ने वाले लोग न मिलते हो। आइए सबसे बड़ा आंकड़ा है। और राहुल गांधी ने चीजों को बड़े तथ्यात्मक तरीके से रखा। आप राहुल गांधी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो तथ्य वो रख रहे हैं, अगर आप उसमें दम नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है, वो बेमानी है, तो आप उसके बारे में बता दीजिए। राहुल गांधी ने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव का विश्लेषण कर दिया। जो बात कर रहे हैं कि साहब 4 महीने में इतने वोटर बढ़ गए, आप कहिए कि नहीं बढ़ गए, कह पा रहे हैं क्या आप? वो जिन विधानसभा क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं और वहां बता रहे हैं किस तरह से वहां मतदान कराया गया, आप उसे खंडन कर दीजिए कि नहीं हुआ। यह करने से तो काम नहीं चलेगा ना कि चूंकि आप चुनाव हार गए हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चूंकि जब परिणाम आ गया था उसके तत्काल बाद कांग्रेस ने, कोई टेक्निकल बात मत कीजिए आप। चुनाव परिणाम के तत्काल बाद अगर आपके सामने शिकायतें नहीं आई या उन चुनाव परिणामों को लेकर के अदालतों में पिटीशंस दाखिल नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हो बेमानी है। आपको ये राहुल गांधी की बातों को कमजोर करने का यह आधार नहीं हो सकता। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि 2+2=4, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2+2=4 होता है कि नहीं होता। ये गलत कर रहे हैं, 2+2 5 होता, आप ये बता दीजिए। लेकिन अगर आप उनके तथ्यों को अगर पलट कोई बात नहीं कहेंगे तो आपकी बात में कोई दम नहीं है। और चरित्र हनन करके आप अपनी राहुल गांधी की बातों को कमजोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने जितने भी सवाल उठाए हैं एक विपक्ष के नेता के रूप में, और इनकी बातों को आप, मीडिया की बात आपने की, मीडिया के लोग ने तो अपनी विश्वसनीयता खुद ही खराब कर ली, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। आप कम से कम आज भी लगातार 2-4 ऐसे लोग मिलते हैं जब जिनसे आप बात करेंगे वो कहते हैं हमने टीवी देखना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिए भाई? अरे उस बकवास है, उसे कुछ नहीं आता जाता। एक ही बात को गलत लगता है, घुमा फिरा के बात करते रहते हैं जी। आखिर आप जो इन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के तरफ से सोशल मीडिया पे जो चीजें अपलोड की जाती हैं उनको देखने वाले कितने लोग हैं? आप सबके सामने तथ्य है ना। इसको तो आप इसकी कोई बहुत इसमें कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग भूमिका अदा कर रहे हैं, सवाल यही है, और ये स्थिति उनकी भूमिका के कारण ही आ गई। आप युद्ध के दौरान कभी भी क्या युद्ध देश से पहली बार हुआ है क्या? 1948 में हुआ, 1962 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, आतंकी हमले 2001 में हुए, 2008 में हुए। कब इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया था मीडिया ने? एक जिम्मेदारी पूर्ण, मतलब संसद पे हुआ जो अटैक था उसको तो मीडिया के लोगों ने अपनी आंख से देखा। आप तो और किसी बात को चलिए आप कर सकते हैं कि जो ब्रीफिंग होती है उसमें आप देखते, उस घटना को तो एक मीडिया के बड़े समूह ने अपनी, कभी इस तरह के एग्जैजरेटेड बयान नहीं दिए गए, ऐसे तथ्य नहीं रखे गए जी। लेकिन सवाल है ना कि अगर आप
तथ्यों के साथ या केवल एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा हो, तो फिर आप अपनी विश्वसनीयता दांव पे लगाते हैं। और पिछले 11 सालों में कम से कम इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया। आज लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते, आपकी बातों को कहते हैं कि लोग कहते हैं ये कि इसमें कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं है, इसको और एजेंसी से भी देखना पड़ेगा। जो एक फार्मूला होता था हम लोग जर्नलिज्म का कि एक तथ्य को कम से कम 2 जगह 3 जगह से उसको क्रॉस चेक कीजिए, सब खत्म है। अपनी तरफ से बातें करते रहिए, जो माने आप सब आप कहते रहिए। और जो नैरेटिव बनाने का कोशिश किया गया मीडिया के, दरअसल बिना मजबूत आधार के आपका नैरेटिव टिक नहीं सकता। 11 सालों से यह हमेशा ये बताया जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया में देश का डंका बज रहा है। जब डंके की आवाज सुनने का वक्त आया तो डंका कहां गायब हो गया? आज जिस समय संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, आखिर हमारे साथ कौन देश खड़ा हुआ? कोई कह सकता है कि आखिर डंका कहां चला गया? क्या हो रहा था पिछले 11 वर्षों में? किस तरह की विदेश नीति चलाई जा रही थी, किस तरह की कूटनीति चलाई जा रही थी, कैसे संबंध बनाए जा रहे थे, और उन संबंधों का क्या यही असर होना था कि जब बात आई तो कोई हमारे साथ खड़ा ना हो? ये आप G7 की आपने बात कही, क्या ऐसा हुआ क्या? इस जब से G7 में भारत आमंत्रित किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने से, मनमोहन सिंह जी की भी लगभग 5 बार उस बैठक में शामिल हुए, क्या ये हुआ कि 1 हफ्ता पहले आमंत्रण मिला हो अब और भारत जैसे देश को? कोई यहां तक कि पिछले साल ही जो इटली में आमंत्रण मिला था वो कम से कम 6-7 महीने पहले मिल गया था। और जो बातें कह रहे हैं कनाडा के राष्ट्रपति, क्या वो नई बातें हैं क्या? भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी जनसंख्या, क्या अचानक हो गया? ये तो सर्वविदित तथ्य है। जब जिस समय वो यूक्रेन को आमंत्रित कर रहे थे, जिस समय ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित कर रहे थे, जिस समय वो साउथ अफ्रीका को आमंत्रित कर रहे थे, उस समय भी यही आंकड़े भारत के साथ थे। तब तो आपने भारत को नहीं याद किया जी, 1 हफ्ते पहले आपने याद किया। और हम इस स्थिति में आ गए कि 1 हफ्ते पहले दिए गए आमंत्रण को भी स्वीकार करने की हालत में आ गए। यह स्थिति कम से कम पिछले 2014 के पहले नहीं थी। और 2014 के पहले भी द्विपक्षीय संबंधों में चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पूरी दमदारी के साथ अपनी बात करने की स्थिति में होता था। जी बिल्कुल सुनील जी, 11 सालों में हमें कोई ऐसी चीजें हासिल कर ली हो जो जिसपे हम आप गर्व कर लें या जिसका हम सीधे सीधे एहसास कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, वो कितना लोगों को अपील करेगी? मुझे लगता है कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देखते हैं 11 साल अब पूरे हो गए और 1 साल इधर का भी पूरा हो गया, लेकिन इस 1 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या दिया देश को और देश ने क्या पाया या खोया, ये तो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर और भी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे, लेकिन इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारक मुंशी साहब, हिरजी पटेल साहब, अल्लाह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ बनी हुई हैं ज्योति, शिव कुमार पारिक साहब हैं और मुबारक मुंशी साहब हैं, मुकेश जी हैं हमारे साथ, इमरान जी हैं, ज्योति जी हैं, फजल अली साहब हैं और शिव कुमार पारिक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ